हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी साथियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ जिसमें अपन चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अपन ने पहले स्टार्ट किया अकाउंटेंसी में अपना, क्योंकि अकाउंटेंसी को अपन को बेस मानना होता है, आधार मानना होता है, इसलिए अपने को पहला जो प्रयास ये करना है कि 11वीं और 12वीं की जो अकाउंटेंसी के जो टॉपिक दे रखे हैं ना, उनको अपन को पहले क्लियर करना है। क्योंकि 11वीं और 12वीं अकाउंटेंसी आपकी क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फाइनल है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और पीजी के कुछ टॉपिक दे रखे हैं जिसमें आपके प्रोबेबिलिटी वगैरह है, वर्किंग कैपिटल वाले पॉइंट्स हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अपन पहले अपने को बेस को तैयार करना है, क्योंकि इसको भी अपन कम नहीं मान सकते। लगभग आपके 20 से 22 क्वेश्चन है वो 11वीं और 12वीं की अकाउंटेंसी में बनते हैं। तो इसलिए मोटा वेटेज है, इसलिए अपन को इसको स्किप नहीं करेंगे, हर पॉइंट है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ रहे हैं अपन डिस्क्रिप्टिव, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में भी वही पॉइंट पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और ये चीज़ आपने पढ़ ली तो फिर आपको अकाउंटेंसी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है, क्योंकि अकाउंटेंसी को पहले अपन डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, तब जाके हम उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हल कर पाएंगे। बहुत बार ये होता है कि अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो अपन उसको हल नहीं कर पाएंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमने डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ा है। तो इसलिए अपन यही प्रयास करेंगे। पिछले चैप्टर में अपन ने लेखांकन और पुस्तपालन की चर्चा की थी। आज कुछ और पॉइंट है उस पर हम चर्चा करेंगे जो लेखांकन और पुस्तपालन से रिलेटेड ही है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, देखो आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे, क्या चर्चा करेंगे कि आपकी जो पुस्तपालन है और लेखांकन है उसमें डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे कि आपकी जो पुस्तपालन है और लेखांकन में क्या अंतर है। तो अंतर अपने पढ़ लिया है, दोनों ही क्या है, दोनों ही लेखा शास्त्र के क्या है, आधार है। लेखा शास्त्र के आधार है, जिसमें पहला है आपका पुस्तपालन, जिसे बुक कीपिंग कहते हैं, है ना। दूसरा है आपका लेखांकन, जिसे अकाउंटिंग कहते हैं। ये दोनों पॉइंट अपन को ध्यान में रखने पड़ेंगे। पुस्तपालन है वो प्रथम सीडी है और लेखांकन है वो द्वितीय सीडी है, इसलिए लेखा शास्त्र के मुख्य घटक माने जाते हैं। यही बात अपन चर्चा करेंगे कि पुस्तपालन और लेखांकन दोनों ही आपके लेखा शास्त्र के महत्वपूर्ण घटक है। महत्वपूर्ण जो फैक्ट मानते हैं वो है, क्योंकि इसके आधार पर ही अपन जितने भी जो खाते हैं वो तैयार करते हैं। ठीक है, पुस्तपालन में व्यवसायिक लेन देनों का लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, इसलिए ये क्या हो गई, पहली सीडी हो गई। ये बहुत ही खास प्रश्न आंसर है ना, ये बड़ा ही खास है, क्योंकि बहुत बार देखने को मिलता है कि आपकी लेखांकन की या अकाउंटिंग की जो लेखा शास्त्र की पहली सीडी कौन सी है, लेखा शास्त्र की पहली सीडी कौन सी है, आपकी पुस्तपालन है ना। पुस्तपालन में व्यवसायिक लेन देन का ये कार्य समाप्त होने पर ही लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। जब पुस्तपालन का अपना काम कंप्लीट हो जाएगा तब जाके अपन क्या स्टार्ट कर पाएंगे, लेखांकन को स्टार्ट कर पाएंगे। पुस्तपालन में आपकी जर्नल एंट्री है, सहायक भैया है, आपकी खतौनी है, ट्रायल बैलेंस है, ये तमाम है वो इसमें इंक्लूड की जाती है ना। अब इन दोनों में मुख्य अंतर क्या आता है वो अपन देख लेते हैं। देखो ये है पहले पुस्तपालन, अंतर का मतलब क्या है, इनके ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है वो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा में आपने ये पढ़ लिया ना तो फिर पुस्तपालन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता, क्योंकि लगभग पॉइंट है वो यहीं से बन रहे, ऐसे ही बन रहे हैं। देखो पहला क्या है कि यह लेखा शास्त्र की पहली सीडी है,
क्या है, पहली सीडी है, पहली सीडी मानी जाती है। क्या मानी जाती है इसको, पहली सीडी मानी जाती है। क्या, पहली सीडी है ना, पहली सीडी मानी जाती है। तो इसको अपने को याद कर लेना, रट लेना है कि ये लेखांकन की क्या है, पहली सीडी है। ठीक है, फिर क्या दूसरा क्या है, इसमें वित्तीय प्रकृति के व्यवहारिक जो लेन देन है उनकी पहचान की जाती है। वित्तीय प्रकृति का मतलब क्या हो गया अपना, वित्तीय प्रकृति का क्या हो गया, यहां पे बात हो गई मौद्रिक, है ना, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, उनकी पहचान अपन सबसे पहले करेंगे। अपने पास कोई भी जब सौदा होता है तो उस सौदे की जब एंट्री करते हैं, प्रविष्टि करते हैं, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि क्या वास्तव रूप से वो सौदा मौद्रिक है या गैर मौद्रिक है। ये अपन उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद अपन देखेंगे कि अब इसको अपने को जो आपकी जर्नल है उसमें उसकी एंट्री करनी है, ये अपने को मानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये बात अपनी चर्चा भी हो चुकी है। और जिन्होंने, क्योंकि ये समस्या किसकी आती है, जो पहली बार तैयारियों में लगे हुए हैं उनके थोड़ी सी समस्या आती है, क्योंकि उन्होंने 11वीं 12वीं की अकाउंटेंसी है वो बहुत पहले छोड़ दी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने क्या किया भाई, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, बीएड की है, तो बीएड 2 साल किया तो 2 साल आप सब्जेक्ट से दूर हो जाते हो। आपने पीजी किया तब भी आपका 11वीं 12वीं चीज़ है वो स्किप हो जाती है। अब इनको आपको वापस रिवाइज करना है, और रिवाइज में अपन उन पॉइंटों की चर्चा कर रहे हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन है उनकी पहचान की जाएगी। 3 नंबर पॉइंट क्या है, जो पहचान किए गए जो मौद्रिक लेन देन है, आपने पहचान कर लिया कि भाई ये आपके मौद्रिक हैं और ये आपके गैर मौद्रिक है। जो आपके मौद्रिक है जिससे मुद्रा प्रभावित हो रही है उनको अपन क्या करेंगे, खातों में दर्ज करेंगे। तो मूल्यांकन के बाद क्या जाए, पुस्तकों में उन्हें दर्ज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पुस्तकों में उन्हें दर्ज किया जाएगा। क्या होगा, पुस्तकों में उन्हें दर्ज किया जाएगा। जो आपकी लेखा पुस्तकें हैं उनमें उनको दर्ज किया जाएगा, है ना। तो लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। तो ये काम अपने का हो जाएगा कि भाई वित्तीय प्रकृति के जो भी लेन देन उनकी पहचान कर ली, और पहचान करने के बाद अपन उनको क्या करेंगे, उन्हें आपके जो भी लेन देन है, जो आपकी लेखा पुस्तकें हैं जिसमें आपकी जर्नल है, आपकी जो सहायक बहियां हैं, आपकी ट्रायल बैलेंस है, उसमें उनकी एंट्री की जाएगी। ठीक है। अगला, इसका मुख्य उद्देश्य पहचाने गए जो लेन देन है उनको व्यवस्थित ढंग से लेखा पुस्तकों में दर्ज करना है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आपने पहचान कर लिए, पहचाने गए लेन देनों को व्यवस्थित ढंग से लेखा पुस्तकों में दर्ज करना है। लेखा पुस्तकों में उसकी क्या करनी है, एंट्री करनी है। लेखा पुस्तकों में उसकी प्रविष्टि करनी है। ठीक है, क्या करनी है, लेखा पुस्तकों में उसकी प्रविष्टि करनी है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया है उसको अपन क्या करेंगे, वहां पर उसको व्यवस्थित ढंग से उसकी एंट्री करेंगे। अब अगला पॉइंट, यह कार्य एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे आपके क्या है, जिसे आपके लेखांकन का ज्ञान नहीं है, क्या नहीं है, लेखांकन का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो भी इस काम को कर सकता है। तो सही बात है, ये एक सामान्य रूटीन यानी रूटीन का कार्य है। बहुत बार परीक्षा में आता है पुस्तपालन कार्य है, दैनिक है ना, साप्ताहिक है, मंथली है या आपका एनुअल है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये अपना रूटीन का काम है, रेगुलर काम है ना। इसको करने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। यह लेखांकन का आधार कार्य है, क्योंकि तब तक अपन लेखांकन की प्रविष्टियां नहीं कर सकते जब तक अपन ने पुस्तपालन की प्रविष्टियां नहीं कर ली हो। जब वो प्रविष्टियां कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही अपन आगे की जो प्रविष्टियां हैं वो कर पाएंगे। अर्थात जो लेखांकन है वो किस पे निर्भर करता है, वो आपके पुस्तपालन पे निर्भर करता है। किस पे करता है, आपकी बुक कीपिंग पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भाई लेखांकन है वो किस पे निर्भर करता है, लेखांकन से पहले कौन सी सीडी है, लेखांकन कौन से नंबर की सीडी है, या
आपके लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी कौन सी है। इस तरीके से बहुत ही माइनर पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और अगर क्वेश्चन बनता है तो इसका मतलब है कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा खास क्वेश्चन है। क्योंकि एक एक मैं ये क्यों कहूँ, पॉइंट पॉइंट की लड़ाई होती है इसमें। बहुत बार देखने को मिलता भी होता भी है कि कोई बच्चा है वो पॉइंटों से उस एग्ज़ाम में रह जाता है, तो उसकी मन की व्यथा तो वो तो खुद ही समझ सकता है। तो इसलिए अपने को ये नहीं समझना है कि ये तो आसान सा पॉइंट है, अपने को सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस कवर करना है इसका मतलब अपने को हर चीज़ है वो पढ़नी है, ठीक है, हर चीज़ है वो अपने को पढ़नी है। इसलिए लेखांकन का आधार कार्य है, अर्थात लेखांकन है वो इस पर निर्भर करता है। तो ये पॉइंट आप पुस्तपालन के संबंध में अगर नोट कर लेते हो तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। दोबारा आपको जो पुस्तपालन के रिलेटेड और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर ये पॉइंट भी आप पढ़ लेते हो तो, ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं कि भाई लेखांकन में क्या होता है। जो आपका अकाउंटिंग है उसमें क्या है, देखो इसका पहला पॉइंट है, ये लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी है। क्या है, ये लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी मानी गई है, यानी सेकंड स्टेज आपकी क्या होगी, लेखांकन होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें वर्गीकृत लेन देनों का सारांश तैयार किया जाता है। अपने को क्या कर लिया, क्लासिफाइड, यानी हर खाते का अलग अलग अपन ने वर्गीकरण कर लिया। जैसा आप सब जानते हैं कि भाई अपन पहले जनरल एंट्रियां कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, जनरल एंट्रियों के बाद अपन सहायक भैया खतौनी कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस तैयार कर लेते हैं, है ना। तो उन सब की सहायता से उन सब का वर्गीकरण यानी अलग अलग उनको कर दिया जाता है, और फिर उस पर पहचान की जाती है भाई कौन सा खाता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कौन सा खाता है वो आपका P&L अकाउंट में आएगा, और कौन सा खाता है जो आपके बैलेंस शीट में आएगा। ये सारा का सारा इसमें वर्गीकृत किया जाता है और उनका सारांश है समराइज करके उनको तैयार किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो भी आपने वर्गीकृत लेन देन है उनका क्या करेंगे, विश्लेषण किया जाकर उसका एनालिसिस, यानी उनको एनालिसिस किया जाएगा और किया जाकर व्यापारिक परिणाम जानने हेतु आपका लाभ हानि खाता यानी P&L अकाउंट और आपका चिट्ठा यानी बैलेंस शीट है वो बनाई जाती है। बैलेंस शीट है वो आपकी बनाया जाता है या बनाई जाती है, क्या करी जाएगी, आपकी बैलेंस शीट है वो बनाई जाएगी, ठीक है। हो गई यहाँ पर बात। तो उन वर्गीकृत जितने भी लेखे हैं उनका विश्लेषण करेंगे और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, व्यापारिक परिणाम जानने के लिए अपन ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट है वो तैयार करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक परिणाम जिसमें लाभ हानि ज्ञात करना है। क्या है, व्यापारिक परिणाम, है ना, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक परिणाम यानी लाभ हानि ज्ञात करना है और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने हेतु स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट है वो बनाना है, बैलेंस शीट है वो तैयार करनी है, ठीक है। क्या तैयार करनी है, बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो व्यापार की वस्तु स्थिति, व्यापार की जो फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो उसके लिए अपन क्या तैयार करते हैं, आपके फाइनल अकाउंट है वो तैयार करते हैं, ठीक है। अपने को चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, इनमें पढ़ने का तरीका अदर सब्जेक्ट से अलग होता है। जैसे साइंस वाले में होता है ना, साइंस के मान लो किसी के पास फिजिक्स है तो फिजिक्स में इक्वेशन चलती है तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। कॉमर्स में भी क्या होता है, ये पॉइंट चलते हैं, पहले आपको बेस है वो तैयार करना पड़ता है। 11वीं 12वीं की हर बुक्स है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे BEdM हो, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। वहाँ पर आपका एकदम क्लियरिफिकेशन हो जाता है, एक सारी चीज़ क्लियर हो जाती है, तब आप UG की चीज़ पढ़ते हो, फिर PG की चीज़ पढ़ते हो, है ना। अपने यहाँ हिस्ट्री पॉलिटिकल वाली बात है कि इसमें से इसमें ये निकल के चलता है, वो नहीं चलेगा। अपने को पॉइंट टू पॉइंट यानी CD दर CD, ये CD नाम आया ना, ये इसीलिए CD नाम आया। पहली CD होगी आपकी पुस्तपालन और दूसरी CD होगी आपका लेखांकन,
है ना। तो पहली सीढ़ी पुस्तपालन में देखो आपकी कौन कौन सी आ जाती है, लेखांकन की अवधारणाएं, परंपराएं, मान्यताएं, लेखांकन की शब्दावली, उसके बाद सहायक भैया, उसके बाद आपकी जो सहायक भैया में कौन कौन सी होती है ना, परचेज है, आपकी सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, केस है, बिल रिसीवेबल है, बिल पेबल्स है, प्रॉपर जर्नल है, ये सारी की सारी उसी में आती है ना। तो ये सारी चीज अपने को पढ़नी पड़ेगी और ये पढ़ने का सिस्टम होगा और उसके बाद फाइनल अकाउंट होंगे, यानी स्टेप टू स्टेप अपने को चलना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि ये कार्य अपेक्षाकृत अधिक जो योग्य व्यक्ति होता है, अनुभवी व्यक्ति होता है, जिसे हम लेखाकार कहते हैं, वो ही कर सकता है। इसकी चर्चा अपनी पहले भी थोड़ी बहुत हो चुकी है, फिर भी थोड़ी बहुत और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा करने से क्या है, चीज वो स्थायी होती है। और अपने को क्या करना है, एग्जाम तक आपको अपने दिमाग में सारी चीज है वो क्या करनी है, स्थायी करनी है, फिक्स करनी है, और वो स्थायी हो जाएगी तो फिर आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। जो लेखांकन है वो एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि भाई लेखांकन है वो कौन सी प्रक्रिया, वो आपकी विश्लेषणात्मक है, वहां पे विश्लेषण किया जाएगा किसका, दो खातों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनका विश्लेषण किया जाएगा। अगला, ये पुस्तपालन के कार्य समाप्त होने के बाद प्रारंभ होती है ना। लेखांकन तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक आपका पुस्तपालन का कार्य है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। इसलिए पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने के बाद ही लेखांकन का कार्य है वो प्रारंभ होता है। तो ये दोनों जो सब नाम सुन रहे हैं ना बार बार, पिछली 2 क्लासों में अपन इसी पे चर्चा कर रहे हैं, इसी पे इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि भाई इनको अपन अगर पर्याप्त समय देते हैं तो अपने को हर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें क्लियर भी होगी और समझ में भी आ जाएगी। ठीक है। तो हो गए लेखांकन और पुस्तपालन के दोनों, उनका अंतर मान लो, इनको अपन अंतर भी मान सकते हैं और ये मान लो कि यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, लेखांकन के प्रकार या उसके उपक्षेत्र, है ना, टाइप और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड, है ना, टाइप और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट आता है आपका वित्तीय लेखांकन, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। वित्तीय लेखांकन में आपको पता ही कि भाई क्या क्या शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से जो आपके जो अकाउंट होते हैं इसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट ये तैयार की जाती है ना वित्तीय लेखांकन में। इसके अलावा आपका जो कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी तैयार किया जाता है, जो आपका कौन सा होता है, जो AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 03 के तहत उसे तैयार किया जाता। तो वित्तीय लेखांकन है तैयार करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि व्यापार की वस्तु स्थिति क्या है। जैसे मूल्यांकन करते हैं ना, आप भी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो बीच में आप कोई इस प्रकार का टेस्ट वगैरह देते हो, अपने आप को आंकने का प्रयास करते हो कि अभी तक मैंने 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने की जो तैयारी की उसमें मैं किस लेवल पर हूँ, मेरे कितने % तक बन सकते हैं, क्या मैं क्वालिफाइड हो सकता हूँ, क्या मुझे विशेष और प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये पॉइंट है वो उसी प्रकार के हैं कि वित्तीय लेखांकन की सहायता से एक कंपनी है वो ये जानने का प्रयास करती है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान उसने क्या अर्जित किया है और क्या वो अर्जित कर सकती है। इसके लिए वो आपके जो फाइनल अकाउंट है वो तैयारी करती है। देखो इसमें क्या दे रखा है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन कि लेखांकन की इस शाखा का मुख्य उद्देश्य है ना, वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से लेखा पुस्तकों में लिखना। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट है उसका क्या उद्देश्य है कि व्यवसायिक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उनको सिस्टमेटिक ढंग से जो आपके अकाउंट्स ऑफ बुक्स है उनमें लिखना, फिर उनका वर्गीकरण करना, यानी जर्नल में लिखेंगे और जर्नल में लिखने के बाद उनका वर्गीकरण करेंगे
कि भाई राम का खाता कौन सा है, श्याम का कौन सा है, परचेज कौन सा है, सेल्स कौन सा है, रेंट का कौन सा है, इंटरेस्ट का कौन सा है, कमीशन का कौन सा, सबका अलग अलग वर्गीकरण किया जाएगा। और वर्गीकरण करने के बाद उनकी सहायता से आपका व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट है ना, यानी लाभ हानि खाता और व्यापारिक खाता बनाकर वित्तीय परिणाम ज्ञात करना और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को जानने हेतु स्थिति विवरण तैयार करना यानी बैलेंस शीट बनाना। अब देखो अगर परीक्षा में ये आ जाए कि आर्थिक स्थिति जानने के लिए कौन सा बनाया जाता है, तो आर्थिक स्थिति जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। अगर ये आ जाए आर्थिक स्थिति जानने के लिए ये आ जाए परीक्षा में कि आर्थिक स्थिति जानने के लिए कौन सा खाता खोला बनाया जाता है, तो आप आ जाए ट्रेडिंग आ जाए, P&L आ जाए, बैलेंस शीट आ जाए, तो अपने को ध्यान रखना वहां पर बैलेंस शीट होगा, है ना। और अगर ये आ जाए कि भाई आर्थिक स्थिति जानने के लिए कौन से खाते तैयार किए जाते हैं, साथ में आ जाए ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, तो वो कंबाइंड हो जाएगा, है ना। अगर लाभ हानि खाता बनाकर तो वित्तीय परिणाम ज्ञात किए जाते हैं और आर्थिक स्थिति जानने के लिए बैलेंस शीट है वो तैयार की जाती है। क्यों? क्योंकि वित्तीय लेखांकन की जो सूचनाएं वो चाहने वालों में दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। उसमें आपके समाज है, सरकार है, अंशदारी है, ऋण प्रदाता, उपभोक्ता आदि सारे लोग हैं, वो उस व्यापार की वस्तु स्थिति को जानना चाहते हैं कि भाई उस व्यापार की वस्तु स्थिति क्या है, क्या वो व्यापार और ग्रो कर रहा है, क्या उसे और ग्रो करने की आवश्यकता है। इस तरीके के जानकारियों के लिए आपका वित्तीय लेखांकन है वो तैयार किया जाता। तो इसके क्या हो गया, कौन से में आ गया, लेखांकन का प्रकार मान लो या लेखांकन का जो सब फील्ड होता है, उप क्षेत्र, वो आप मान सकते हो, इसकी शाखा मान सकते हो, लेखांकन की शाखा मान सकते हो कि भाई इसमें क्या क्या आता है। जैसे अपन देखते हैं ना, आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में अलग अलग बुक हो जाती है ना। जैसे फाइनल में आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चलती है ना, फर्स्ट ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चलती है, साथ में स्टैटिक्स चलती है, सेकेंड ईयर में कॉस्टिंग चलती है, साथ में इनकम टैक्स चलती है, फाइनल में आपकी ऑडिटिंग चलती है ना, इस तरीके से चलती है ना। तो वो व्यापार की जो वित्तीय स्थिति है उसका पता लगाने के लिए ये कंडीशनें होती है। तो इसलिए वित्तीय लेखांकन है वो एक तो आर्थिक स्थिति के लिए और वित्तीय परिणाम जानने के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा आता है इसमें लागत लेखांकन, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंट, जो आपकी बुक तो बीकॉम सेकेंड ईयर में चलती है। बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक है कॉस्टिंग, वो चलती है कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आप सब जानते हैं कि व्यापार में दो तरीके की संस्थाएं होती है, एक तो व्यापारिक संस्थाएं और एक निर्माणी संस्थाएं, है ना। संस्था दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी व्यापारिक संस्था और दूसरी होती है आपकी निर्माणी संस्था, है ना। अब इसमें अंतर क्या होता है, व्यापारिक संस्था है वो एकदम तैयार माल है वो अपने पास लेके आती है और उसको सिर्फ लाभ पर बेच देती है, उसको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट ही फाइनल अकाउंट में तैयार होते हैं। लेकिन एक निर्माणी संस्था होती है जो उस वस्तु के छोटे छोटे जो उसके पुर्जे होते हैं वो खरीदती है और उनको फिर वो उससे एक प्रोडक्ट वो तैयार करती है, निर्माणी संस्था कहलाती है। अब ये निर्माणी संस्था क्या करती है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी इसे कॉस्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट में अपना क्या करेगी, प्रॉफिट जोड़ेगी। क्या करेगी, कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जोड़ेगी। जैसे मान लो एक कंपनी है जो पंखा है, जो फैंस है, उनका प्रोडक्शन करती है, तो पंखों का क्या होती है, वो छोटे छोटे जो भी औजार है उसके जो कलपुर्जे हैं वो इकट्ठा करेगी और उनसे पंखा तैयार करेगी। फिर वो अनुमान लगाएगी भाई इस फैंस की कितनी कॉस्ट आई है ना। तो कॉस्ट का अनुमान लगाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग चाहिए। मान लो उसकी एक पंखे की मान लो कॉस्ट आ गई 1000 रुपये। अब वो चाहती है कि भाई ये तो कॉस्ट है, अब अपने को क्या, उसने जैसे पहले से डिसाइड कर रखा है कि अपने पास जितना भी जो प्रोडक्ट होगा उस पर अपने 10% प्रॉफिट लेना है, तो इसका 10% यानी 100 रुपये। तो वो क्या करेगी,
1100 रुपये इसकी रेट है वो निर्धारित करेगी। अब कई में क्या होता है कि ये 1100 रुपये, ये 100 रुपये है ना, ये 100 रुपये आपके इंक्लूडेड ऑल टैक्सेज होते हैं, है ना। इसमें आपके सभी प्रकार के टैक्स वगैरह जो व्यापारिक संस्थाएं अपना लाभ लेगी सब कुछ जुड़ा होता है, इसमें सब कुछ जुड़ा होता है, अलग से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर आपने देखा होगा MRP लिखा होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी इससे ज़्यादा कोई भी जो दुकानदार है वो उस वस्तु के पैसे नहीं ले सकता, कम ले सकता, ज़्यादा नहीं ले सकता, ये उसमें मैक्सिमम जोड़ा जाता। तो लागत लेखांकन में क्या होता है, किसी भी संस्था द्वारा अपने तैयार प्रोडक्ट की लागत ज्ञात की जाती है। अब इसमें देखो कि लेखांकन की इसे या लेखांकन की इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या मान सकते हैं, लेखांकन की इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, लेखांकन की इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है। क्या है कि लेखांकन की इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और उपलब्ध कराई गई सेवाओं की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है। इस प्रणाली में लागत का पूर्वानुमान लगाकर वास्तविक लागत से उसकी तुलना की जाती है। लागत का पूर्वानुमान लगाकर उससे वास्तविक लागत से तुलना की जाती है, क्योंकि अपन जिस वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, है ना, उस प्रोडक्शन की एक तो हम एस्टिमेटेड कॉस्ट जोड़ते हैं कि भाई लगभग इतनी कॉस्ट उसकी हो सकती है, और उस एस्टिमेटेड कॉस्ट के बाद अपन उसकी क्या करते हैं, कंपेरिट करते हैं, तुलना करते हैं कि भाई वास्तव में जितना अपन ने अनुमान लगाया था क्या वास्तव में उतनी ही कॉस्ट आई। तो ये भी एक उसका प्रमुख उपक्षेत्र है लागत लेखांकन। ये प्रश्न पूछा भी गया है बहुत बार, है ना, कि कौन सी लेखांकन प्रणाली है जिसमें प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है ना। तो आपकी कौन सी होगी, लागत लेखांकन। कौन सी इकाई है जिसमें आपके फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं, तो वो आपकी होगी वित्तीय लेखांकन, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत बार ऐसे प्रश्न है वो बने भी हैं, है ना। इसलिए अपन इसको स्किप नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे एक और महत्वपूर्ण है, कौन सा, प्रबंधकीय लेखांकन, यानी क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका प्रबंध होता है ना। प्रबंध है, प्रबंध में कौन आते हैं भाई, प्रबंध में उसके कार्मिक आते हैं, उसके मैनेजर हैं, उसके कार्मिक हैं। अब ये जो कार्मिक है या जो मैनेजमेंट अकाउंट है, इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। आपके पास खूब सारे पैसे हैं लेकिन आपके पास मैनेजमेंट नहीं है तो आप पैसे नहीं कमा सकते उस व्यापार से, है ना। उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना भी जरूरी है, और प्रॉपर मैनेजमेंट और उन कार्मिकों की जो सेवा भाव है, अपनी फर्म या अपनी संस्था के प्रति लगाव है, उसकी वजह से भी संस्था को लाभ होता है। यानी इसमें क्या होता है, प्रबंध के जो कार्मिक होते हैं उनकी दक्षता का अनुमान लगाया जाता है। ये देखो क्या है कि प्रबंध द्वारा व्यवसाय की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। सही है, जो प्रबंधक होता है, प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है, उसकी तरफ से व्यवसाय की जो गतिविधियां हैं उनका संचालन किया जाता है। संचालन में दक्षता हेतु प्रबंध को लेखांकन सूचनाएं इस रूप में चाहिए कि वे उन्हें प्रबंधकीय दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता करें, है ना। इस रूप में होना चाहिए कि भाई संचालन की जो दक्षता है वो प्रबंध लेखांकन में इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो प्रबंधकीय दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता करे। प्रबंध का मुख्य जो कार्य है निर्णय लेना होता है। क्या है, अब देखो ये आ गया निर्णय लेना, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। परीक्षा में आ सकता है कि निर्णय लेना कौन से लेखांकन का काम है, तो प्रबंधकीय लेखांकन का है। या ये पूछा जा सकता है कि प्रबंधकीय लेखांकन का मुख्य रूप से क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, तो उसका निर्णय लेना है। क्योंकि निर्णय कौन लेगा, निर्णय तो प्रबंधक ही लेंगे,
है ना। प्रबंधक ही लेंगे कि भाई कौन सी वस्तु का हमें प्रोडक्शन करना, कितना हमें प्रोडक्शन करना, क्योंकि मार्केट में जितनी मांग होगी उसके अकॉर्डिंग ही तो सप्लाई होगी। अगर अपन ने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया और मार्केट में मांग है ही नहीं तो वो प्रबंधक अवगुण हो गया ना। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई प्रबंधक कैसा निर्णय लेते हैं। अगर वो उनके द्वारा लिया गया निर्णय ठीक है, सही है, तो उन्हें नुकसान नहीं होगा, और अगर सही नहीं है तो नुकसान हो सकता है। इसके बाद निर्णयों की सफलता में ही व्यवसाय की सफलता निहित है ना। बात आ गई ना। अगर निर्णय सही है तो व्यवसाय की सफलता भी सुनिश्चित है, लेकिन अगर जो प्रबंधक है वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाते हैं तो उनको और उस फर्म को नुकसान भी होता है। इसलिए अपन ये मान सकते हैं कि जो प्रबंधकीय लेखांकन है, मैनेजमेंट अकाउंट है, उसका मुख्य कार्य है निर्णय लेना, और निर्णयों की सफलता प्रबंधक को प्राप्त उपयोगी सूचनाओं पर निर्भर करती है। उनकी सफलता है वो किस पर निर्भर करेगी, जब वो उनकी जो वित्तीय लेखांकन है, पुस्तपालन है, लेखांकन है, उससे जो सूचनाएं प्राप्त करेंगे, क्योंकि सूचनाएं उनको कहाँ मिलेंगी भाई, जो खाते तैयार किए गए उनसे उनको सूचना मिलेगी। आपकी जो फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उन्हीं से उनको सूचना मिलेगी, और उन सूचनाओं के आधार पर ही क्या करेंगे, वो निर्णय ले सकते हैं। अचानक तो कोई निर्णय लिया नहीं जाएगा। ये तो होगा नहीं कि उनके दिमाग में आए कि हाँ ये करना है, ये निर्णय लेना है, और उन्होंने ले लिया, ऐसा नहीं होगा। निर्णय तो कब होगा, निर्णय होगा उनके दिमाग की उपज और उसके पास जो संसाधन है कि हमारे पास कितने संसाधन है, उनको आधार मान के निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या कि प्रबंध द्वारा लेखांकन सूचनाओं की प्राप्ति तथा उनका विश्लेषण और उपयोग को प्रबंधक लेखांकन कहा जाता है ना। प्रबंध द्वारा लेखांकन सूचनाओं की प्राप्ति, प्रबंधक कह दो या मैनेजर कह दो, वो क्या करेंगे, लेखांकन सूचनाओं को प्राप्त करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और यूज करेंगे। कहाँ, निर्णय लेने में यूज करेंगे। वही आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी। इसमें जैसे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप देखते हो जो कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, आपका जो पूंजी बजटन है ना, कैपिटल बजटिंग कहते हैं इसे, जिसमें आपके वर्किंग कैपिटल वाले हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पोर्शन ही माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बढ़े आगे, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट एक और महत्वपूर्ण आपका सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग। पहले तो ये अकाउंटिंग का भाग नहीं हुआ करता था, लेकिन लगातार व्यापार बढ़ा है। व्यापार में जो काम करने वाले जो प्रबंधक है, उनका जो दृष्टिकोण है वो उन्होंने अपने हिसाब से व्यक्त किया और कहा कि एक और महत्वपूर्ण लेखांकन होता है जो सामाजिक लेखांकन होता है। क्योंकि सामाजिक लेखांकन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी कंपनी जो प्रोडक्शन करती है वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं तो होता है, वहाँ पे समाज रहता है, और वो प्रोडक्शन भी कहाँ सर्कुलेट होगा, समाज में ही सर्कुलेट होगा। इसलिए सामाजिक लेखांकन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। क्या कहता है कि व्यवसाय को समाज द्वारा ही व्यापार करने हेतु साधन, यानी समाज ही उपलब्ध कराता है ना। व्यवसाय को समाज द्वारा ही व्यापार करने हेतु साधन, जिसमें आपकी पूंजी है ना, जिसमें आपका कच्चा माल, रॉ मटेरियल और मानवीय श्रम है ना, ह्यूमन लेबर आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। समाज के इस त्याग के बदले में व्यवसाय ने समग्र समाज के हितों में अपनी जिम्मेदारी को किस सीमा तक अदा किया है ना। क्योंकि ये सारी चीजें हैं उन्हें समाज से मिलती है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के लिए कुछ काम करे, समाज का क्या करे, विकास करे, समाज में जो कुरीतियां हैं उनको मिटाए, समाज में सुविधाओं को बढ़ाए। जैसे आपने देखा होगा आपका जो अजीम फाउंडेशन है, आपके टाटा सन्स वाले हैं, अडानी पावर्स है, विल्मा, उनकी तरफ से क्या किया जाता है, निःशुल्क जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रखी है, वहाँ के जो लेबर्स हैं उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा दे रखी है ना, वहाँ पर उनको रहने की सुविधा देते हैं, है ना, पानी की टंकी बनाते हैं, स्कूल, इस तरह खूब सारी फैसिलिटीज़ है वो उपलब्ध करवाते हैं। इस बारे में प्रबंधकों द्वारा दी गई रिपोर्ट, जिसमें व्यवसाय द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए किए गए योगदान का उल्लेख होता है, सामाजिक लेखांकन कहलाता है। उसमें सामाजिक जो योगदान है उसका उल्लेख होता है और उस उल्लेख में बताया जाता है कि उन्होंने किस तरीके से समाज के लिए काम किया है। ठीक है, तो ये आपके लेखांकन के 4
है ना, प्रकार कह दो या उपक्षेत्र कह दो। वित्तीय लेखांकन, है ना, लागत लेखांकन, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रबंध लेखांकन, और सोशल अकाउंटिंग, ये 4 आपके उपक्षेत्र हो गए, प्रकार हो गए। यहाँ से इधर उधर घुमा के कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता। अपनी ये ड्यूटी है कि इन पॉइंटों को पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ और मिलता है तो वो भी अपने को पढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि अब की बार पक्का सिलेक्शन वाला टारगेट है अपना, है ना। पक्का सिलेक्शन कब होगा, जब अपने हर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। बताओ देखिए आज कोई चीज़ समझ में आई या नहीं आई, सारी चीज़ क्लियर है या नहीं, है ना। अगर क्लियर है ना तो इस आपका जो प्यारा सा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपना जो वीडियो है वो साथियों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि तैयारी करने वाले अपने ही कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के साथी हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो नए हैं, कुछ ऐसे हैं जो पिछली 1-2 भर्तियों से लगे हुए हैं। निश्चित रूप से उनके जो मेहनत है वो रंग लाएगी और उनका चयन होगा। तो एक फटाफट से आप इनको नोट भी कर लें, ताकि आसानी से जब आपको रिवीजन करना हो तो आप रिवीजन भी कर सके। इसके अलावा भी कोई आप विशेष जो टॉपिक है चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।